जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। ठीक है, कल हम लोग इतिहास पढ़े थे, आज हम भूगोल पढ़ेंगे। और ये 10th का चैप्टर 1 है। 10th का जो SC ST है उसको पूरा देंगे, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और बाद में हिंदी कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि भारत संसाधन उपयोग। संसाधन के बारे में समझना है, संसाधन क्या है, कैसे है, इसको कैसे बनता है, कौन से संसाधन कैसे होते हैं, इस वीडियो में पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे चैप्टर का नाम है भारत संसाधन और उपयोग। चलिए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो था ना संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे यहाँ, प्राकृतिक संसाधन ही पहले होते थे। पहले यानी पुराने समय, आदि मानव के समय भी हमारे यहाँ खनिज था, लोहा था, अभ्रक था, कोयला था, पेट्रोलियम था, लेकिन कोई निकाल नहीं पाया था। तो वो लोग जो नहीं निकाल पाए वो कह रहा है आदि मानव, वो कह रहा है आदि मानव, जो नहीं निकाल पाए। फिर से आदि मानव से विकास होता गया और हम लोग आए जिसमें ज्ञान अर्जित हुआ और मानव बन गया ज्ञानी मानव। आदि मानव से बन गया ज्ञानी मानव। अब देखिए ज्ञानी मानव जो है ना, सबसे पहले मानव जो है, मानव खुद एक संसाधन है, उसके बाद से कोई संसाधन है। यानी जो मानव अपना विवेकपूर्ण इस्तेमाल, अपना विवेक का इस्तेमाल करके जो संसाधन जो प्रकृति में था, उपलब्ध था प्रकृति में, उसको निकाल करके अपने उपयोग में लाया। और मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपने विवेक के द्वारा जो संसाधन पहले से था और उसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, उसको अपने विवेक के द्वारा उसको अपने उपयोग में लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जिम शर्मा, यहाँ पर एक भूगोल शास्त्री है, इनका नाम है जिमरमैन है इनका। ठीक है, ये कहते हैं कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, क्योंकि संसाधन अगर होते, संसाधन होने से केवल उपयोग हो जाता तो आदि मानव के समय में भी संसाधन का उपयोग हो चुका होता। लेकिन उस समय संसाधन का उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि मानव खुद एक संसाधन है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ पर चाहिए कि संसाधन की उपलब्धता हो। जैसे भारत एक देश है, यहाँ पर बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, अमेरिका है, सभी जगह संसाधन उपलब्ध है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि मानव संसाधन, मानव में अगर विवेक होगा ना, तो अगर संसाधन नहीं रहेगा तब भी वो आगे तक जा सकता है। जैसे में जापान है, जापान एक विकसित देश है, छोटा सा देश है, विकसित देश है, 2 परमाणु बम भी चला है वो, फिर भी हमसे ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वहाँ के जो मानव संसाधन है ये बढ़िया है वहाँ। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर केवल प्राकृतिक संसाधन होंगे वहीं ये विकास करेगा। जहाँ पर मानव संसाधन अच्छे रहेंगे, यानी जो मानवीय, आगे हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव संसाधन जो अच्छा होगा तो उसके बाद तो भी हमारा देश आगे जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संसाधन कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। और एक बात यहाँ पर है, संपन्न राष्ट्र निर्माण। जो संसाधन हमारे यहाँ होगा ना, उस संसाधन से ही हमारा जो राष्ट्र होगा, हमारा जो देश होगा, संपन्न होगा। ठीक है, वो या तो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर मानव संसाधन हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4 प्रकार से पढ़ेंगे संसाधन का बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व और विकास की स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव और अजैव 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव 2 संसाधन को बांटा गया है। जैव संसाधन का मतलब हुआ जिसमें प्राण है, जो जीव है, यानी मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया। ठीक है, पशुधन, जो मतलब पशुधन होता है, पशुधन हो गया, ये हो जाएगा हमारा जैव संसाधन। और अजैव संसाधन के अंतर्गत कुछ ऐसे पदार्थ आएंगे जो निर्जीव हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन निर्जीव हैं, जिसमें खनिज और चट्टान मुख्य रूप से आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं खनिज, चट्टान मुख्य रूप से आ जाएगा। ये जैव और अजैव हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो चलिए जानते हैं नवीकरणीय क्या है और अनवीकरणीय क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करने के बाद वो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे देखिए नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। जैसे हमें देखिए सौर ऊर्जा है, सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको उपयोग में ले सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। मान लो कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र में जंगल है, जंगल को काट दिया गया, वहाँ पर मैदानी भाग बन गया, समतल भूमि बन गए, लेकिन फिर भी अगर समय के साथ हम चाहें तो वहाँ पर जंगल लगा सकते हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त समय हो तो हम वहाँ पर जंगल लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत वन और वन्यजीव भी आ जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत वन और वन्यजीव के साथ साथ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो भी खत्म नहीं होते हैं वे आते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया नवीकरणीय। और अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत ऐसे संसाधन आते हैं जिसका उपयोग एक बार हम कर लेते हैं, तो पुनः बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, जो भी धरती के अंदर से निकलता है खनिज,
यहाँ पर आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए एक बार हम लोग कोयला निकाले, कोयला को निकाल करके जला दिए, फिर से उतना कोयला बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो हम लोग गाड़ी में पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल में निकलता है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार हम जिस पेट्रोल को जला देते हैं फिर से उसको बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन हो गया। जो निर्माण जिसको फिर से बनाया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन, और फिर से जल्दी हम लोग नहीं बना सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा उपयोगिता के आधार पर हो गया। चलिए आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ऐसा संसाधन जिसका एक कोई भी व्यक्ति हो, मतलब जो भी व्यक्ति हो उसका एक अपना व्यक्तित्व अधिकार वहाँ पर, ठीक है। ठीक, उसमें कोई भी दखल अंदाजी ना कर सके। जैसे किसी का खेत हो गया, प्लॉट हो गया, ठीक है, किसी का मकान हो गया, वहाँ पर किसी और का अधिकार नहीं चलेगा, उसके अंतर्गत उसका ही अधिकार चलेगा, ठीक है। कोई बागीचा हो गया, बागीचा हो गया, किसी का खेत हो गया, जो भी अपना एरिया है हो गया, ये व्यक्तिगत संसाधन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं सामूहिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, सामूहिक संसाधन नहीं, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन हैं जिसका प्रयोग एक विशेष प्रकार के समाज के लोग ही कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लिए अलग है, इस्लाम धर्म के लिए अलग है, ईसाई धर्म के लिए अलग है, सिख धर्म के लिए अलग है। अलग अलग धर्म अलग अलग समाज के लिए अलग अलग है। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, खेल का मैदान हो गया, वहाँ पर एक समूह के लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो भी होता है, जैसे हिंदुओं का शमशान घाट हो गया, वो भी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। मुस्लिमों का शमशान घाट आ जाएगा, वह भी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये व्यक्तिगत और सामुदायिक हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका कानूनी तौर तरीके से वो सरकार के अंतर्गत हो, देश के अंतर्गत हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। वो देश में कुछ भी हो, कानूनी तौर से अगर देश का है तो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं हो, वो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे जैसे मान लीजिए हमारा जो समुद्री सीमा, इसको किलोमीटर में नहीं, समुद्री सीमा को हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं, किलोमीटर में नहीं, एन में, नॉटिकल मील में हम लोग नापते हैं। तो वहाँ पर जो समुद्र का जो सीमा होता है ना, भूमि है, वहाँ से 200 किलोमीटर तक हमारे रहेगा। उसमें हमें कुछ भी मिलेगा तो जिस देश का है उस देश का ही होगा, 200 किलोमीटर तक, यानी 200 नॉटिकल मील तक, ठीक है ना। और 200 नॉटिकल मील के बाद जो आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। वहाँ पर शोधकर्ता आते हैं और शोध करते हैं, ठीक है ना। तो उसको शोध संस्थान के लिए रखा गया अंतर्राष्ट्रीय। वहाँ पर जो 200 नॉटिकल मील के बाहर जो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। उस पर किसी देश का हक नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष संसाधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विकास की स्थिति के आधार पर संभावी संसाधन क्या है। संभावी संसाधन एक ऐसा संसाधन है, इसमें कोई भी चीज है, संभावी संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी चीज उसको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी तकनीक नहीं बनी है जिसको हम लोग उपयोग में लाएं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं। लेकिन हमारे पास जो जल होता है ना, इसका सूत्र है H2O, जल का सूत्र है H2O। इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर हम चाहें तो इसमें से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं और अपने उपयोग में लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी तकनीक अभी हमारे पास नहीं आएगी। इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भाप बनकर के ऊपर उठ जाएगा। कोई तकनीक ऐसी नहीं है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके हमको अलग अलग दे दे। तो मतलब भविष्य में ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी तकनीक आए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके हम लोग उसको अपने उपयोग में ला सके, क्योंकि पूरे धरती पर लगभग 70% भाग पर केवल जल ही जल है। यहाँ से ऑक्सीजन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा संभावित संसाधन किसे कहते हैं। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जो अभी है लेकिन उसको हम लोग तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, वो हो जाएगा संभावित संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन है जिसको हम लोग शोधकर्ताओं ने शोध करके उसकी मात्रा और गुणवत्ता के बारे में बताया है और उसको उपयोग में लाया जा रहा है। उसको शुरुआत में जब उपयोग में लाया जा रहा है
उसे विकसित संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। शुरुआत में मतलब शोधकर्ताओं ने शोध करके बता दिया है कि इसकी मात्रा और गुणवत्ता अच्छी है, इसको हम लोग अपने उपयोग में ला सकते हैं, वो हो जाएगा विकसित संसाधन। और देखिए आगे है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन का मतलब हुआ कि प्रकृति में हमारे यहाँ बहुत से खनिज का, बहुत से ऐसे भी चीज़ जिसको हम लोग कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा भंडार है। जैसे हमारे यहाँ वायु का बहुत बड़ा भंडार है, जल का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन उसको किस तरह से उपयोग करना है, अपने यहाँ किस तरह से उपयोग में लाना है पता नहीं है। केवल भंडार है, बहुत ज़्यादा भंडार है, भंडार संसाधन आ जाएगा, ठीक है ना। उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। लगभग संभावित संसाधन, भंडार संसाधन एक ही होता है। और देखिए आगे है संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन एक तरह से भंडार संसाधन है, यानी संचित किया गया है, ठीक है, और उस पर शोध चल रहा है, ये हो जाएगा संचित कोष संसाधन। और जो भंडार है, शोध अभी इस पर नहीं चल रहा है, ये होगा भंडार संसाधन, ठीक है ना। और विकसित संसाधन जिसको शोध करके मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, विकसित संसाधन हो गया। और संभावित संसाधन मतलब संभावना है कि यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है ना, संभावित संसाधन हो गया। चलिए आगे यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि संसाधनों को कितना भाग में बांटा गया है। संसाधन को यहाँ पर देखिए आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित यानी मानव निर्मित संसाधन के बारे में दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। प्राकृतिक में आ जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं, वन हो जाएगा इसमें, वन एनर्जी हो जाएगा, सोलर सिस्टम हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। पवन चक्की वगैरह, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी पवन चक्की गुजरात के भुज में लगी हुई है। अभी हमारे यहाँ हमारे देश में सबसे बड़ी पवन चक्की गुजरात के भुज में लगी हुई है, ठीक है। आगे देखिए अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग हम लोग एक बार कर लेंगे तो उसको बना नहीं सकते हैं। इसमें जीवाश्म हो जाएगा, मतलब जीवों का अंश, इसमें कोयला, पेट्रोलियम आदि आते रहेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन इसमें मानव स्वयं, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन मानवीय संसाधन, देखो मानवीय संसाधन है, मानव स्वयं भी रहता है और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कुछ अलग बनाता है, मानवीय संसाधन कहलाता है। देखिए इसमें संस्थाएं हैं, गुणवत्ता और मात्रा है। संस्था कि अगर मान लीजिए आदि मानव के समय में लोगों के पास ज्ञान नहीं था, और अभी जो ज्ञानी मानव अभी जो करा रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान है, क्यों, संस्था को लेकर के, संस्था अपने संस्थाएं में परिवर्तन किया गया और उसके द्वारा किसी भी चीज को शोध करके मात्रा और गुणवत्ता पर विचार करके उसको अपने उपयोग के लायक बना लिया गया, ठीक है। तो मानवीय संसाधन में संस्थाएं और गुणवत्ता आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए संसाधन का नियोजन और संरक्षण। जब संसाधन हमको मिल गया, हम लोग आदि मानव से ज्ञानी मानव बन गए, उसके बाद संसाधन जब बन गए तो संसाधन का नियोजन और संरक्षण, यानी संसाधन को बचा कर रखना जरूरी है। क्योंकि जो ये जो अनवीकरणीय संसाधन है ना, इसको हम अगर अनवरत रूप से फिजूल में खर्च करते रहें तो फिर ये आने वाले समय में जीवाश्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका संरक्षण करना, नियोजन करना, संरक्षण करना बहुत जरूरी है। देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला का ज्यादा भंडार है। हमारे यहाँ नियोजन का मतलब होता है मिला करके चलना और संरक्षण का मतलब होता है बचाना। तो सबसे पहले नियोजन को समझते हैं। झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयला का ज्यादा भंडार है। बिहार में अवरक का भंडार है, ठीक है ना। राजस्थान में देंगे तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का ज्यादा भाव है। लेकिन वहाँ पर जो जल है ना, जल ना मात्रा में, राजस्थान में जल नहीं है, ठीक है। अब देखिए लद्दाख में, वहाँ पर शीत मरुस्थल है, वहाँ पर अगर खनिज है भी तो ज़्यादा खोदने के बाद पता लगेगा, अर्थात वो संभावित संसाधन में चले जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर अभी खनिज के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए झारखंड में खनिज है और राजस्थान में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। तो बताइए झारखंड और राजस्थान, लद्दाख की सारी संस्थाओं को एक मिला करके संसाधन को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। जैसे यहाँ पर कोई खनिज है, इसको खनिज को हम राजस्थान में भेज दें और सौर ऊर्जा से जो हमको बिजली मिल रही है उस बिजली को झारखंड में भेज दें, तो झारखंड और राजस्थान दोनों का विकास होगा। इस तरह से पूरे देश में संसाधन को नियोजित किया जाता है। और संरक्षण का मतलब है कि संसाधन को बचा करके चलिए, ज़्यादा उपयोग मत कीजिए, इसका उपयोग कीजिए अपने काम के लायक, फिजूल में इसका उपयोग न कीजिए, ठीक है ना। चलिए संस्था परिवर्तन की आवश्यकता। संस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। संस्था में अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो देखिए पहले क्या था कि आबादी कम थी और जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, असीमित थे, लेकिन अभी आबादी बहुत ज़्यादा है और ये संसाधन सीमित है। इसलिए हम अपने पुरानी संस्था में परिवर्तन करके ऐसा विचार करें, ऐसी संस्था लाए जिससे कम से कम संसाधन का उपयोग किया जा सके। जैसे पेट्रोलियम हम लोग जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, गाड़ी में कोई भी वाहन हो, वाहन में पेट्रोल जलाते हैं तो हमको शुद्ध पेट्रोल नहीं मिलता था। पहले जो होता था, आज 10 साल 5 साल पहले तो पूरा 100% उसमें पेट्रोल ही होता था, लेकिन अभी 80% पेट्रोल होता है और 20% कुछ और होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। जो हमारा 80% पेट्रोल लग रहा है ना, हमारा मान लीजिए पहले 100 लीटर पेट्रोल लगा था, लेकिन अभी 80 लीटर पेट्रोल लग रहा है और 20 लीटर कुछ और उसमें मिलाया गया है, ठीक है ना, ज्वलनशील पदार्थ जो अलग अलग
पदार्थ है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या किया गया, संसाधन को बचा कर अगर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में वही हमको काम देंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी जो थे वो बोले थे संसाधन का दोहन मशीनरी से बेरोजगारी बढ़ी है और इसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि डाकू कोई भी, मान लीजिए किसी भी डाकू का मकसद अच्छा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मकसद क्या, संसाधन का दोहन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, संसाधन का दोहन हो जाएगा। और महात्मा गांधी बोले थे कि मशीनरी से बेरोजगारी आई है, अगर मशीनरी ज़्यादा नहीं रहेगी तो बेरोजगारी ज़्यादा नहीं रहेगी और लोगों को कार्य करने की क्षमता ही बढ़ेगी। तो महात्मा गांधी ये कहना था कि मशीनरी जो आया है ना, इंग्लैंड से जो मशीनरी आया है, मशीनरी से बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ गई है, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ है कि मानव संसाधन, यानी जो मानव निर्मित संसाधन नहीं, मानव संसाधन की उपयोगिता घट चुकी है, ठीक है ना। इसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया, मशीनरी को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया, ठीक है ना। इसी के लिए नर्मदा बचाओ अभियान चला था, जो मेधा पाटकर चलाया था, ठीक है ना। और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला गया था। तो ये दो को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, अभी तक हम लोग जितना भी समझे हैं राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको नहीं समझा जाएगा तो केवल एक देश मिल करके इसका कुछ नहीं कर सकता है। तो इसकी पहली बैठक हुई थी 1968 में क्लब ऑफ रोम, 1968 में क्लब ऑफ रोम में इसकी बैठक हुई थी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और उपयोग के बारे में बताया गया, संसाधन के बारे में बताया गया, ठीक है ना। चलिए, और 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया। और 1972 से ही हम लोग, 1972 के जो विश्व शिखर सम्मेलन है, उसी सम्मेलन से हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें संसाधन को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, अन्य जो सम्मेलन था जो किया गया था, जैसे शिखर सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन थे। तो चलिए उस सम्मेलन के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से सम्मेलन था जो विश्व स्तर पर पर्यावरण को संतुलन करने के लिए बनाया गया था। तो पहला था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 3 जून से 14 जून 1992 को हुआ था। ये क्या हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो 3 जून 1992 को हुआ था। इसमें 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ठीक है। इसमें बताया गया था कि वन संरक्षण करना है, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना है, जैव विविधता और कार्यक्रम 21 बताया किया गया था। इसमें कार्यक्रम 21 के अंतर्गत सभी देश मिल करके एक कोष बनाएंगे, जिसका नाम होगा विश्व पर्यावरण कोष। और उस कोष से जो संपत्ति इकट्ठा होगी, उस संपत्ति को पूरे विश्व स्तर पर क्या किया जाएगा कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संसाधन को सुरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सेकंड पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 23 से 27 जून 1997 को। 23 जून से 27 जून 1997 को सेकंड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, ठीक है ना। इसको +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा है कि +5 सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है। ऑप्शन रहेगा पृथ्वी सम्मेलन 1, पृथ्वी सम्मेलन 2, पृथ्वी सम्मेलन 3, तो मानेंगे पृथ्वी सम्मेलन 2, ठीक है ना। इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, पृथ्वी सम्मेलन तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर, ये सबसे ज़्यादा टाइम तक चला है, ठीक है ना। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक, देखिए 2002 में ये हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, ठीक है। ये क्या हुआ था, जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर ये तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। यहाँ पर 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। इसका परिणाम अच्छा निकला, पॉजिटिव निकला, इसका ही परिणाम पॉजिटिव निकला, लेकिन इसका कुछ भी परिणाम नहीं मिला, ठीक है। इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर पूछेगा तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक हुआ था, लेकिन इसमें 2000 प्रतिनिधि भाग लिया था, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला, ठीक है ना। आगे देखिए, क्योटो सम्मेलन, इसके बाद एक आता है क्योटो सम्मेलन। इस सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस सम्मेलन किस सम्मेलन को कहा जाता है, तो क्योटो सम्मेलन को, ठीक है ना। क्योटो सम्मेलन देखिए, दिसंबर 1997 में ये जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन किया गया था, जिसका नाम पड़ गया क्योटो सम्मेलन, ठीक है ना। जापान के क्योटो में दिसंबर 1997 में एक किया गया था सम्मेलन, जिसमें हानिकारक जो गैस है, जैसे मीथेन है, इथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे गैस मिल करके हमारे ओजोन लेयर को यहाँ पर दिया गया है। ओजोन लेयर ऊपर होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, अम्लीय वर्षा होता है, उस सब को ख़त्म कर, उस सब को जो कराता है, जो हानिकारक गैसें हैं ये सब कराती है। इन हानिकारक गैसों को, प्रभाव को कम किया जाए, ठीक है ना।
तो इसमें 159 देश भाग लिए थे। इस सम्मेलन में 159 देश भाग लिए थे, जिसमें यूरोपीय संघ का जो देश था वो बोला कि हम जितना मतलब अपने यहाँ से जितने भी धुआं निकालते हैं, जहरीली गैस निकालते हैं, उसमें 8% का हम लोग कमी करेंगे। कितने कमी करेंगे? 8% का कमी करेंगे। यूएस यानी अमेरिका बोला कि हम 7% कम करेंगे, जितना भी हम कर रहे हैं अभी उसका 7% हम कम कर देंगे। जापान 6% कम किया। ठीक है ना। ये तो पूछा है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो दिसंबर 1997 में। कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में। यूरोपीय संघ ने कितना % जो हानिकारक गैसें थी, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा, मीथेन आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, ये सब 8% कम करने के लिए कहा। यूरोप वाला देश यूएसए 7% और जापान 6%। ठीक है ना। आगे देखिए, एक स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बुक का नाम है, ठीक है, किताब का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये 1974 में लिखे गए थे और लेखक थे सुमशेर। लेखक का नाम था सुमशेर। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। जो सुमशेर जी थे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, और इसमें संसाधन को सुरक्षित करने की बात लिखी गई है। ठीक है ना। तो पूछेगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुमशेर। सुमशेर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल कब लिखा था? तो 1974 में। ठीक है ना। आगे देखिए, हमारे जो संसाधन है और पर्यावरण है, इसका सबसे अधिक दुरुपयोग कौन करता है? संपन्न लोग। संपन्न लोगों से प्रभाव पड़ता है। अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, और जिससे क्या होगा? अम्ल वर्षा होगा, ओजोन परत में क्षति होगी, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी डूबती है इससे। ठीक है ना। तो हमें सबसे प्रमुख क्या है? अम्ल वर्षा, ओजोन परत में क्षति होने से होता है चमड़ा से संबंधित रोग होते हैं, और इसमें सभ्यता संस्कृति से भी प्रभाव पड़ता है। तो ये था हमारा मानव संसाधन और उपयोग। इससे इस पाठ्यक्रम में बस इतना ही बताया गया आप लोगों को कि आप कभी भी किसी भी संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग न करें, विवेकपूर्ण उपयोग करें। ठीक है। तो चलिए, आज आपका मानव संसाधन उपयोग खत्म हो गया। इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।